ओके, एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है और ये रियल एनालिसिस वाली लिमिट से कैसे मुख्तलिफ है। देखिए, हम रियल एनालिसिस में ये देखते हैं कि हमारे पास ये रियल लाइन होती है सेट आर, इसके किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी पर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कस कर रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हर तरफ से फंक्शन जिस जिस तरफ से भी मर्जी इसको अप्रोच करे, मसलन यहाँ देयर आर इन्फिनिटली मेनी वेज टू अप्रोच दिस पॉइंट, तो हर तरफ से अप्रोच करते हुए अगर आंसर सेम रहे तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की बात की जाए तो वो ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट whenever 0 is less than z minus z naught mod is less than delta, then f of z minus l whole mod is less than epsilon। तो इसे आप कैलकुलस वाली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हुए देख सकते हैं। ओके, यहाँ ये जो ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट उस पॉइंट जिस पर हम लिमिट की बात कर रहे हैं वहां डिफाइंड ना भी हो फंक्शन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डोमेन हमारे पास ये है कि जीरो इज लेस देन जी माइनस जी नॉट मॉड, यानी कि जी का जी नॉट के इक्वल ना होते हुए भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट ये कहा जाए कि जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। अच्छा, एग्जिस्टेंस से भी ज्यादा आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि कब एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर हम लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ कोई से दो ऐसे रास्ते मालूम कर लें, फॉर एग्जाम्पल इधर से आप इस पॉइंट को अप्रोच करें और जो आंसर आए वो इधर से अप्रोच करते हुए आंसर से मुख्तलिफ हो, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये टू पाथ टेस्ट भी कहलाता है कि इफ एफ अप्रोचेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स L1 नॉट इक्वल टू L2 फॉर टू डिफरेंट कर्व्स और पाथ्स थ्रू जी नॉट, की ये पॉइंट जी नॉट है, इसको अप्रोच करते हुए दो मुख्तलिफ रस्तों से अगर दो मुख्तलिफ आंसर आ रहे हों तो उस सूरत में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस है। या फिर ये तीन कंडीशन की बात की जाए, तीन कंडीशंस क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो, और तीसरी बात यह है कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हो। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अच्छा, अब ये एक रिजल्ट है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब देखिए एफ, सॉरी ये एफ ऑफ जी होना चाहिए। हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो चूंकि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इसका मतलब ये है कि इसका इमेज भी एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। सो अगर वो कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम यूं लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। यहाँ ये जो u है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एंड v इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। और ये u और v दोनों फिर फंक्शंस होते हैं x और y के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ z है ये कंटिन्यूस होता है इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ दीज u एंड v आर कंटिन्यूस। किसी खास पॉइंट पर अब अगर हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ें कि अ फंक्शन f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट z नॉट, z नॉट क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक रियल पार्ट भी होगा एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो ये उसी सूरत में कंटिन्यूस हो सकता है जब u और v दोनों उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, why not है। A function is continuous if and only if its real and imaginary parts are continuous। तो ये डबल वेरिएबल फंक्शंस हैं जो कि कैलकुलस में या वेक्टर में भी पढ़े जाते हैं। तो ये डबल वेरिएबल फंक्शंस अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे तो इनसे बनने वाला जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा। अब उससे आगे चलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो उसी तरह हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जी जो कि यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई है, तो ये किसी भी पॉइंट जी नॉट पर डिफरेंशिएबल उस सूरत में हो सकता है
जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट में क्या है, लिमिट z अप्रोच टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट होल डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। तो ये अगर देखा जाए तो ये रियल जैसी ही डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है। ओके, और अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आगे हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। If a function is differentiable at a point, then Cauchy-Riemann equations hold at that point. Cauchy-Riemann equations क्या है, वो ये है कि partial u over partial x should be equal to partial v over partial y and partial u over partial y should be equal to minus partial v over partial x. ओके, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन है हमारे पास f of z जो कि इक्वल है, क्योंकि उसके रियल पार्ट भी है और एक इमेजिनरी पार्ट भी है, तो u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। अगर हम ये कहें कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गिवन f इज डिफरेंशिएबल एट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट, और z नॉट इक्वल है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, यानी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कहीं पर भी ये पॉइंट है z नॉट जो कि इक्वल है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फिर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। अब कोशी रीमान इक्वेशंस क्या है? कोशी रीमान इक्वेशंस ये हैं कि ये जो रियल पार्ट है u, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट y नॉट that will be equal to the partial derivative of v with respect to y at the point x naught y naught. And similarly partial, ये इसी की दूसरी कंडीशन है कि partial u over partial y at the point x naught y naught should be equal to partial v over partial x with negative sign at x naught y naught. यानी उसी पॉइंट पर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होना चाहिए नेगेटिव पार्शियल v ओवर पार्शियल x। इन दोनों कंडीशंस को यूं भी लिखा जाता है कि ux शुड बी इक्वल टू vy एंड uy विल बी इक्वल टू शुड बी इक्वल टू माइनस vx। तो ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, ये दो इक्वेशंस, ये कोशी रीमान इक्वेशंस कहलाती हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। ओके, तो यही बात हमने की है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन कोशी रीमान इक्वेशंस होल्ड एट दैट पॉइंट। अब इसी बात को दोबारा एक बार लिखते हैं, यानी f डेरिवेटिव एट z एग्जिस्ट, this implies that Cauchy-Riemann equations hold। अब इसी का अगर कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देखी जाए, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होती है कि P implies Q, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं नॉट Q implies नॉट P। तो इस स्टेटमेंट की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को देखते हैं कि नॉट Cauchy-Riemann equations implies that नॉट f डेरिवेटिव एट z एग्जिस्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के लिए किसी खास पॉइंट पर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो ये सबसे आसान तरीका है ये चेक करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, इसको इसी फॉर्म में ही समझा जाए कि अगर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको इस तरह से ना समझा जाए कि कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये सिर्फ इसी फॉर्म में ही है कि अगर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, लेकिन अगर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो और उसके साथ एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई हो तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वो क्या है कि इफ द रियल फंक्शन u एंड v आर कंटिन्यूअस, पहली बात, एंड हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z। नेबरहुड ऑफ पॉइंट z का क्या मतलब है? अच्छा, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? इसका मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y,
डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, कि खुद u और v ये दोनों भी कंटिन्यूअस हों और इनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस हों, और साथ ही साथ कोशी-रीमान इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हों, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि नंबर 1, कोशी-रीमान इक्वेशंस होल्ड, नंबर 2, u v ux vx uy and vy, all of these are continuous, यानी फंक्शन u v कंटिन्यूअस है और उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करते हैं और वो कंटिन्यूअस भी हैं, तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि f डेरिवेटिव एट v एग्जिस्ट करता है। समटाइम ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनके लिए कोशी-रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हों लेकिन वो डिफरेंशिएबल ना हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप डॉक्टर इकबाल की बुक में भी देख सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? यानी हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ z जो कि इक्वल है u प्लस आयोटा v, u से मुराद है u ऑफ x एंड y एंड v से ये मुराद है कि v ऑफ x एंड y, यानी ये दोनों फंक्शंस ऑफ x एंड y हैं। तो यहां से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो ये इक्वल होता है ux प्लस आयोटा वी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिए गए। या इस तरह से भी हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, और कोशी-रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू एक्स की बजाय हम वी वाई भी लिख सकते हैं और वी एक्स की जगह माइनस यू वाई भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा यू वाई। तो इस तरह से भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। तो इन दोनों में से जो भी फार्मूला इजी लगे उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जाए। जी ओके, अब कोशी-रीमान इक्वेशंस की कुछ और फॉर्म्स दी गई हैं। एक फॉर्म तो ये हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। एक फॉर्म ये भी है जो सबसे ज्यादा आसान भी है, कि जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट लिया जाए और वो जीरो हो, तो इसको भी कोशी-रीमान इक्वेशन ही कहा जाता है। यानी ये दोनों पैरेलल हैं। इस इक्वेशन से नंबर 2 से नंबर 1 वेरीफाई की जा सकती है और 1 से नंबर 2। ये नंबर 3 जो है ये यूजफुल कम ही है, यानी प्रैक्टिकली हम क्वेश्चंस में इसको कम ही यूज करते हैं। और नेक्स्ट ये है कि पोलर फॉर्म ऑफ द कोशी-रीमान इक्वेशंस क्या है, कि हमारे पास जो पहले हम ये कहते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहां पर क्या है कि यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा एंड वी आर इज इक्वल टू माइनस 1/r यू थीटा। या फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा एंड माइनस आर वी आर इज इक्वल टू यू थीटा। तो इसे जिस फॉर्म में भी आपको आसानी हो, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना चाहिए। इक्वेशन पूछी जा सकती है चंद एक ऑप्शंस देकर। 2015 में आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें इक्वेशन ऑफ कोशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म पूछी गई थी, नीचे चंद एक ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ठीक ऑप्शन बताना था। अच्छा, नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। हम पीछे एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उन्हीं में हमें इसे भी पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी कोई मसला नहीं। अगर हम दो पोलिनोमियल्स की रेशो लें तो वहां से जो फंक्शन बनता है वो रैशनल फंक्शन कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि आगे सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूं समझे कि इस डेफिनेशन पर बेस कर रहा है। एनालिटिक फंक्शन। हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल हम ये एक पॉइंट लें, फंक्शन जो है एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये हमारे पास एक फंक्शन है
अगर फंक्शन का इस पॉइंट जी नॉट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसके साथ साथ इसके किसी नेबरहुड में भी हर पॉइंट पर फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट द पॉइंट जी नॉट। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A function f of z equal u plus iota v is analytic at a point z if f of z is differentiable at z as well as in some neighborhood of the point z। यानी उस पॉइंट z पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और उसके साथ साथ किसी नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन f इस पॉइंट z पर एनालिटिक है। तो ये जस्ट डेफिनेशन है एनालिटिक की। आप अगर गौर से देखें तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से कुछ आगे है। डिफरेंशिएबिलिटी जस्ट एक पॉइंट पर है, जबकि एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट से मुराद ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑन द डिस्क ऑन द ओपन नेबरहुड। अच्छा, अब होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या है? आमतौर पर एनालिटिक फंक्शन को ही होलोमॉर्फिक फंक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन यू है कि फंक्शन दैट इज एनालिटिक थ्रू आउट अ डोमेन डी, कि हम एक डोमेन अगर चूज कर लें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इस डोमेन के अगर हर पॉइंट पर एक फंक्शन एनालिटिक हो तो हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज होलोमॉर्फिक फंक्शन, या उसको रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। और एक ऐसा फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक हो, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी कोई भी ऐसा पॉइंट ना मिले जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो ऐसे फंक्शन को एंटायर फंक्शन कहते हैं। आगे चलकर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं। ओके, हमारे पास एक रिजल्ट है कि इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, कि अगर फंक्शन किसी डोमेन के अंदर एनालिटिक है, इसका मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक है, देन इट इज इन्फिनिटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल इन डी। अगर हमारे पास ये एक डोमेन है और इस डोमेन के अंदर फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन इन्फिनिटली मेनी टाइम्स उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह यहाँ चंद एक और रिजल्ट्स भी हैं, आप इनको एक नजर देख सकते हैं। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको रिजल्ट के तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ p ऑफ z इज अ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, कि हमारे पास p एक ऐसा फंक्शन है जो कि पोलिनोमियल है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल ये होते हैं कि p ऑफ z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जस्ट a नॉट, ऐसा फंक्शन नहीं है, यानी उसमें z भी इन्वॉल्व है। तो वहां से अगर हम ये वाला फंक्शन बनाए ना f ऑफ z, जो कि उस पोलिनोमियल का कॉन्जुगेट ले लिया गया मुकम्मल, पूरे पोलिनोमियल का कॉन्जुगेट लेने से जो नया फंक्शन मिलेगा वो कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा, इज नोवेयर एनालिटिक। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहां पर वो फंक्शन एनालिटिक हो। अब p ऑफ z कॉन्जुगेट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम p ऑफ z लेते हैं 2 डिग्री पोलिनोमियल, जो कि है a2z स्क्वायर प्लस a1z प्लस ए नॉट। तो यहां से जो p ऑफ z होल कॉन्जुगेट है वो इक्वल है a2z2 कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस a1z कॉन्जुगेट, सॉरी z2 नहीं जस्ट z कॉन्जुगेट प्लस ए नॉट। यानी हर हर z को हमने उसका कॉन्जुगेट ले लिया है ना, मुकम्मल का कॉन्जुगेट। या चलिए एक और चीज, सॉरी इसमें थोड़ी सी हम मिस्टेक भी कर रहे थे। p ऑफ z होल कॉन्जुगेट से मुराद ये है कि इस पूरे पोलिनोमियल का कॉन्जुगेट ले लिया जाए, तो ये होगा a2 कॉन्जुगेट z स्क्वायर का कॉन्जुगेट प्लस a1 कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस ए नॉट कॉन्जुगेट। और अगर ये कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये कॉन्जुगेट साथ में रहेंगे, तो ये बन जाएगा a2 कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस a1 कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस ए नॉट कॉन्जुगेट। और अगर ये कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स होंगे तो फिर तो ये जैसे पहले हम लिख रहे थे उसी फॉर्म में बनेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये नो वेयर एनालिटिक है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें f ऑफ z, अगर हम एक फंक्शन ले लें z कॉन्जुगेट, तो ये भी तो आखिर एक पोलिनोमियल का ही कॉन्जुगेट लिया गया ना। हम एक फंक्शन अगर ले लें p ऑफ z जो कि इक्वल हो जस्ट z, तो ये एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है।
और अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो p ऑफ z होल कॉन्जुगेट विल बी z कॉन्जुगेट। तो ये फंक्शन हमने कंसीडर किया, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक। तो ये एमसीक्यूज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि z कॉन्जुगेट इज नोवेयर एनालिटिक फंक्शन। ओके, इसी तरह आप अगर ये ले लें z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट, तो ये भी नोवेयर एनालिटिक फंक्शन होगा। यहाँ पर कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में बात की गई है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कुछ उसी तरह से बिहेव करते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस के थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स उसी तरह से जैसे रियल में हम पढ़ते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एंड टेंजेंट, कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट का माइनस कोसीकेंट कॉट। और इसी तरह से जी नोवेयर डिफरेंशिएबल भी होगा। एक ऐसा फंक्शन जो नोवेयर एनालिटिक है वो नोवेयर डिफरेंशिएबल भी होगा। देखें एक रिजल्ट ये है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो इट मींस दैट वो डिफरेंशिएबल तो है ही। एनालिटिसिटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कोशी-रीमान इक्वेशंस। इससे हम एक रिजल्ट और भी ले सकते हैं कि अगर कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉट कोशी-रीमान इक्वेशंस implies that not analytic. Okay. ओके, ये चंद एक रिजल्ट्स हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, और एक ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन फाई जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। लेप्लास इक्वेशन क्या है कि पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर इसको यूं भी लिखा जाता है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो इसको हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं जी। ओके, अब द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी एक एनालिटिक फंक्शन हमें पता हो तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे वो हार्मोनिक ही होंगे। ये एक थ्योरम है। यानी आप देखें एक हार्मोनिक फंक्शन हम लिखते हैं एफ ऑफ जी, सॉरी एक एनालिटिक फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तमाम पोलिनोमियल्स एनालिटिक हैं, तो उनमें से ये एक पोलिनोमियल है। तो जी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो आप देख सकते हैं इसमें से ये u है और ये v है। तो ये u और v दोनों एनालिटिक, दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं। आप इनके लिए देख सकते हैं कि अगर हम u चूज करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि पार्शियल 2u और पार्शियल एक्स स्क्वायर 2 होगा और पार्शियल 2u और पार्शियल वाई स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो इनका सम 0 होगा। इसी तरह v हम चूज करें 2xy तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पार्शियल 2v ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2v ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर 0 इक्वल होगा। तो हमने ये एक रिजल्ट मान लिया कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। ओके, let f of z equal u plus iota v be any function such that u and v are not harmonic, then function is not analytic। अब देखिए यहां से इसी को कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ली गई है। हमने ये कहा कि अगर if f of z that is equal to u plus iota v is analytic, then this implies that partial 2u over partial x square plus partial 2u over partial y square is equal to 0, and partial 2v over partial x square plus partial 2v over partial y square that is equal to 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि u और v दोनों हार्मोनिक होंगे।
अब इसी की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये हो सकती है कि अगर u और v में से कोई एक भी ऐसा फंक्शन हो जो हार्मोनिक ना हो, तो उनसे बनने वाला जो फंक्शन f होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। यानी इफ u और v इज नॉट हार्मोनिक, अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा हो जो हार्मोनिक ना हो, देन द फंक्शन f of z that is equal to u plus iota v is not analytic। तो ये एनालिटिक नहीं हो सकता। ओके अच्छा, अब एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक u है और एक v है, और वो दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं। अगर u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शंस हों, तो v ऑफ एक्स वाई को u ऑफ एक्स वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है अगर ये वाला फंक्शन एनालिटिक हो। ओके यानी कि दिस v is called harmonic conjugate of this u if f of z equal u plus iota v is analytic। ओके और हार्मोनिक कॉन्जुगेसी इज नॉट अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि अगर v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो ये जरूरी नहीं है कि u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो। यानी ये जस्ट एक ही डायरेक्शन में इसको समझा जाए कि v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, बस। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन एफ यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक हो तो v प्लस आयोटा यू भी एनालिटिक हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ओके आप ये क्वेश्चन अभी ना एक पेज पर लिख लें, इसकी अगली मीटिंग में हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब ये नीचे दो मेथड बताए गए हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे मालूम करना है, और एक दूसरा मेथड है मिलन थॉम्पसन मेथड। ये जरा कम ही यूज होता है, इससे ऊपर वाला हम आमतौर पर अपनी बुक्स में भी पढ़ रहे होते हैं। तो आप भी इसी को ही फॉलो करते हुए कम से कम एक दो एग्जांपल की मदद से हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना सीखें। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके अब यहाँ कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं एनालिटिसिटी के बारे में। उनमें ये पांच हैं। पहला रिजल्ट ये है कि इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक then f of z conjugate is analytic if and only if f is constant function। कि अगर फंक्शन खुद एनालिटिक है तो उसमें z की जगह z कॉन्जुगेट को रिप्लेस कर देने से जो नया फंक्शन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में एनालिटिक हो सकता है अगर फंक्शन f खुद एक कांस्टेंट फंक्शन हो, वरना फिर कभी भी, यानी यूं कहें कि इफ f इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन देन f ऑफ z कॉन्जुगेट इज नेवर एनालिटिक। इसी तरह नंबर टू भी है कि इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक देन एफ ऑफ जी होल कॉन्जुगेट इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ एफ इज द कांस्टेंट फंक्शन। यानी यूं कहें कि अगर फंक्शन एफ भी एनालिटिक हो और फंक्शन एफ का कॉन्जुगेट भी एनालिटिक हो तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब फंक्शन कांस्टेंट हो, और कभी नहीं हो सकता। ओके तो फंक्शन में z की जगह z कॉन्जुगेट रिप्लेस कर देने से और फिर मुकम्मल फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लेने से वो फंक्शन एनालिटिक सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब फंक्शन खुद एनालिटिक हो, वरना ये एनालिटिक नहीं होता। इसी तरह एफ ऑफ जी होल कॉन्जुगेट और एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट ये दोनों सेम बिहेवियर होता है, यानी दोनों या तो एनालिटिक होते हैं या फिर दोनों एनालिटिक नहीं होते। और नंबर फाइव है कि एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी देन एफ ऑफ जी इज बाउंडेड ऑन एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ डी के। ये हमारे पास एक डोमेन है डी, फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी बाउंडेड है या अनबाउंडेड भी हो फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन एफ जो है वो इस डोमेन में एनालिटिक है, एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन डोमेन डी। तो डी का कोई भी सबसेट लिया जाए जो कि बाउंडेड हो तो फंक्शन एफ उस सबसेट के अंदर बाउंडेड होगा। यानी ये देखिए, ये हम इसका एक सबसेट ले लेते हैं, ये है हमारे पास सबसेट एस। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एस इज बाउंडेड देन एफ ऑफ जी इज बाउंडेड इन एस। बाउंडेड इन एस से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है
कि f of z whole mod is less than or equal to some fixed number m for all z belong to s। ओके तो ये फंक्शन की बाउंडेडनेस से मुराद है। और सेट की बाउंडेडनेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कम्प्लेक्स प्लेन का एक ऐसा सबसेट जिसके गिर्द हम कोई भी सर्कल लगा सकें जितने मर्जी रेडियस का, तो वो सेट बाउंडेड होगा। ओके इसी से मिलते जुलते यहाँ नीचे चंद एक और रिजल्ट्स हैं, तो आपने इनको एज अ रिजल्ट्स ही देख लेना है एक नजर। ओके इनमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। ये वैसे ही है जैसे रियल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो थ्रू आउट द डोमेन डी, तो वो फंक्शन उस पूरी डोमेन पर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस में भी इनका बिहेवियर ऐसा ही है। ओके अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, तो ये तमाम आपने एक बार ट्राई करने हैं। ओके इसके बाद है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन। कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को समझने से पहले हम कुछ कर्व्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो कर्व्स पर होगी, यानी वो रियल लाइन पर नहीं है बल्कि वो किसी भी किस्म की कर्व हो सकते हैं, यानी कुछ लाइन इंटेग्रल से हम स्टार्ट करने वाले। आर्क क्या है? द इक्वेशन z of t equal x of t plus iota y of t where x and y are continuous functions of t represents an arc in the complex plane। यानी t की वैल्यूज चेंज करने से हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे उन तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स को मिला देने से हमें एक कर्व मिलेगी जिसको हम आर्क भी कह सकते हैं। और अगर ये वाला फंक्शन z जो है ये कंटिन्यूअस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तो हम कहते हैं कि उससे बनने वाली जो आर्क है वो रेगुलर आर्क है। जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। आर्क से क्या मुराद है? बेसिकली आर्क एक फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी से सेट सी की तरफ, यानी z ऑफ t इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सी। अब इसका क्या काम है कि यहाँ से एक क्लोज इंटरवल पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कोई सा भी एक नंबर उठा के कम्प्लेक्स प्लेन में हमें एक नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लेते हैं टी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है ये वाला, दैट इज जी ऑफ टी, टी वन कह लें चले, ये पॉइंट टी वन है। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट टी टू चुनने से यहाँ हमें एक और पॉइंट मिलता है जी ऑफ टी टू। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट टी थ्री लेने से हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है जी ऑफ टी थ्री। तो इन तमाम पॉइंट्स को हर टी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेंगे उन तमाम पॉइंट्स को मिला देने से हमें एक कर्व बनती हुई दिखाई देगी। तो ये जो कर्व कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनी है दिस इज कॉल्ड आर्क। और इसकी इक्वेशन कुछ हम यूं लिखेंगे कि z ऑफ टी दैट इज इक्वल टू x ऑफ टी प्लस आयोटा y ऑफ टी। ओके उसके बाद है सिंपल आर्क। सिंपल आर्क एक ऐसी आर्क है जो अपने एंड पॉइंट से पहले कहीं ना मिले, यानी यूं कहें कि मैं यहां पर कुछ आर्क्स बना रहा हूं या कर्व्स उन्हें कह लें। सिंपल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक कर्व बना रहा हूं, ये सिंपल है, और ये वाली जो एक कर्व है ये सिंपल नहीं है। इसी तरह ये कर्व सिंपल है, ये वाली जो कर्व है ये भी सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अपने एंड पॉइंट पर मिली है। सिंपल कर्व से मुराद ऐसी कर्व है जो अपने एंड पॉइंट से पहले सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो। थ्री आयोटा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ओके, यानी नॉट सेल्फ इंटरसेक्टिंग। तो यहां हमने चंद एक एग्जांपल्स की मदद से देखा कि कौन सी कर्व इनमें से सिंपल है और कौन सी नहीं है। जैसे ये वाली जो कर्व है ये कर्व भी सिंपल है, बस सिंपल ये है कि वो अपने एंड पॉइंट से पहले अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। और ये वाली जो कर्व है ये सिंपल नहीं है। तो इस तरह की कर्व भी से हमें डील करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लोज्ड कंटूर। अ कर्व व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स इज कॉल्ड अ कंटूर। पहली बात तो ये है कि कंटूर ऐसी कर्व है ये भी एक कर्व ही जिसमें फाइनाइटली मैनी रेगुलर आर्क्स शामिल हैं।
रेगुलर आर्क से मुराद आप यही समझें कि जिसके हर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो वो रेगुलर आर्क है, या जिसको स्मूथ कर्व भी कहा जाता है। और अगर फाइनाइटली मैनी स्मूथ कर्व का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो उसको यहाँ पर कंटूर का नाम दिया जा रहा है। जैसे आप ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर इस फंक्शन का हो सकता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो इस कर्व का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो कर्व्स का कॉम्बिनेशन है। एक आप इसको C1 कह दें और इसको C2 कह दें। इससे आगे भी हम एक और कर्व बना देते हैं, दैट इज C3। यहाँ से आगे हम एक और ले लेते हैं C4, और यहाँ से फिर एक और ले लेते हैं C5। तो ये C1 C2 C3 C4 C5 इनका जो इकट्ठा कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कंटूर। ओके, और क्लोज्ड कंटूर से क्या मुराद है कि जिसका एंड पॉइंट और फाइन इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो। Okay, by a closed contour, we mean a closed simple arc consisting of finite number of regular arcs. That is, the contour is closed and does not intersect itself. यानी एक ऐसी कर्व जो सिंपल भी हो, कंटूर यानी सिंपल, एंड प्लस यूं कहें कि रेगुलर। रेगुलर यानी पीसेस हो सकते हैं, जितने भी उसके पीसेस हैं वो सारे रेगुलर हों, और उसके साथ ही साथ क्लोज्ड भी हो, तो उसको हम क्लोज्ड कंटूर कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये एक क्लोज्ड कंटूर है, और ये सिंपल भी है, बल्कि सिंपल तो उसकी डेफिनेशन में ही आ